हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में सीटेट के सीडीपी पोर्शन के मॉडल पेपर पार्ट 3 को डिस्कस करूंगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट आपको करा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको पता होना चाहिए कि सीटेट के सीडीपी पोर्शन में सक्सेस का एकमात्र तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। क्योंकि सीटेट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार अलग अलग तरीकों से घुमा के पूछे जा सकते हैं और आप इसमें आसानी से सक्सेस पा सकते हैं अगर आप इसको वाकई में लगाएंगे। तो हम आपके साथ बहुत सारे मॉडल पेपर प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इस वीडियो की खास बात ये होगी कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी देती चलूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो भी आप चीज़ों को समझ पाएँ और समझ पाएँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि जल्द ही आपको सीटेट के लिए ईवीएस की महा मैराथन वीडियो मिलने वाली है और उसका आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है, जो कि इतना ज़बरदस्त है। अगर आपने मात्र उसको पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए कि ईवीएस में भी आप 30 आउट ऑफ 30 लाएंगे, चाहे आप कोई भी टेट एग्जाम क्यों ना दे रहे हों। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। अगर आपको जल्दी लगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और उसके बाद प्ले करके मेरे जवाब को और एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। तो चलिए आपको मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड, मतलब प्रारंभिक बाल्य अवस्था। क्रिटिकल पीरियड होता है ये एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज का, मतलब भाषा और अर्जन और के विकास के लिए ये सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। इस टाइम पर अर्ली चाइल्डहुड पर जो लैंग्वेज आप बच्चों को सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं उसके आगे की लैंग्वेज में भी प्रभाव डालती है, कहीं ना कहीं वो उसका एक बेस फॉर्म करती है। अगर आप उसको ऐसे माहौल में रखते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सही नहीं है, तो वो हमेशा वैसी भाषा में बोलेगा। हालांकि बाद में हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से ये चीज़ें चेंज हो जाए, बट ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है लैंग्वेज एक्विजिशन की। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर हमें बच्चे को फ्लुएंट बनाना होता है इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं हम इसी स्टेज से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक संवेदनशील अवधि होती है भाषा के अर्जन के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस कोलबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है ये लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था इन्होंने बताई है। बाकी तीनों जो दी हैं ये अवस्थाएं कोहलबर्ग ने नहीं दी हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज दैन गर्ल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है। यह किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेंडर बायस को। जी हाँ दोस्तों, ये जेंडर पक्षपात को दिखाता है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। इसका सही आंसर आपको देना है। मतलब बच्चों की जो चिल्ड्रन जेंडर को लेकर जो स्टीरियोटाइपिंग है कि लड़के ये करते हैं लड़कियां ये करती हैं, इसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो इसके जो सही आंसर होना चाहिए वो ये होगा डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। अगर जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करी जाए तो काफ़ी हद तक जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिकाएं जो हैं कि लड़के नहीं रोते लड़कियां ही रोती हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो सकेंगी। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as an active seeker of knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप पहले ऑप्शंस को देख लीजिए। तो इसका देखिए सही आंसर जो होगा वो लेव वाइगोस्की होगा। अब इसका मैं कारण आपको बताऊं, अगर हम बात करें प्याजे की, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी, वो आप देख सकते हैं।
पियाजे और वाइगोस्की में लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। देखिए, पियाजे ने बोला है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, मतलब बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट है जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। और इस बात पर वाइगोस्की भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। ये दोनों ही रचनावादी हैं, लेकिन दोनों में एक मेजर फ़र्क है कि पियाजे का कहना है कि बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को, पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे को सीखने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जबकि वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे को समाज की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? समाज की ज़रूरत है। समाज में ही वो चीज़ें सीखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसे एक स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है। जो उसका JPD है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे सहायता की ज़रूरत है। किसकी? किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन की, मतलब उसे सोसाइटी की ज़रूरत है। वो सोसाइटी में रहकर सीखता है। तो यहाँ पर एक्टिव सीकर तो है वो नॉलेज का, लेकिन वो किसका, मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला है किसके बारे में, उसमें सोशल और कल्चरल कंटेंट जो है उसका भी प्रभाव बच्चे में पड़ता है। मतलब बच्चे को सीखने के लिए सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, जबकि पियाजे कहते हैं कि बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वाइल वर्किंग ऑन अ जिक्सॉ पजल 5-year-old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one. That would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky. जिक्सॉ पजल पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो प्राइवेट स्पीच होगा। यहाँ पर भी वाइगोस्की और पियाजे में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस देखा जाता है। देखिए, जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो पियाजे कहते हैं कि वो ईगोसेंट्रिज्म है। ठीक है, वो ईगोसेंट्रिज्म है कि बच्चे के लिए उसकी दुनिया उसी तक है, वो जैसा सोच रहा है वैसा ही सब सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन जबकि जो वाइगोस्की है उनका मानना है कि ये जो प्राइवेट स्पीच है ये कहीं ना कहीं बच्चे के सीखने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, बच्चे की लर्निंग में काफ़ी रोल प्ले करती है। उन्होंने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, जबकि पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को महत्व ना दिया, बल्कि कहा कि ये एक ईगोसेंट्रिज्म है जिस पर बच्चा क्या करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मतलब उसको ये लगता है कि जैसा वो फील कर रहा है वैसा सब लोग भी फील कर रहे हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। गिविंग क्लूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर स्कैफोल्डिंग होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वाइगोस्की है वो कहते हैं कि बच्चे का जो भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, मतलब जहाँ तक वो डेवलप हो सकता है वहाँ तक उसको ले जाने के लिए एक सहयोग की ज़रूरत है। उसको एक ऐसा सहयोग मिले, मतलब जिसमें एक टीचर स्कैफोल्डिंग का काम करे, कोई, या फिर हो सकता है कोई और भी मोर नॉलेजेबल पर्सन जो हमसे ज़्यादा जानता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को सपोर्ट करे ताकि वो उस लेवल तक पहुँच पाए जहाँ तक वो पहुँच सकता है। जो उसका कैलिबर है उसको वहाँ तक पहुँचाना। जैसे कोई सिंगर है, लेकिन उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म ना दिया जाए, उसको थोड़ी सी भी हेल्प ना दी जाए, तो कहीं ना कहीं जो जिस ऊंचाई तक वो पहुंच सकता है वो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों को जो हिंट दिए जाते हैं या उनको जो हल्का फुल्का सपोर्ट दिया जाता है ताकि बच्चा उस लेवल तक पहुंच पाए जहां तक वो पहुंच सकता है, मतलब अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक वो पहुंच पाए, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग पार या ढांचा बोलते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। Which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by जीन पियाजे? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यहाँ पर तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिससे आपके अंदर एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा कि किस पैटर्न में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, जैसे कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हमेशा आते वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के आते हैं। तो 8 का सही आंसर आपका होगा 8 का सही आंसर आपका, हाँ बिल्कुल सही है, 2 होगा। इसमें क्या होगा आपका, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा बिहेवियर जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को पियाजे के द्वारा जो बताई गई है दिखाता है। तो कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन, संरक्षण और कक्षा समावेशन जो है वो इस स्टेज पर देखा जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है? तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वाइगोस्की और पियाजे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसका सही आंसर आपका स्कीमा होगा। आपको पता होना चाहिए कि पियाजे स्कीमा की बात करते हैं कि बच्चों के अंदर एक स्कीमा होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि बच्चों के अंदर एक स्कीमा होता है। जैसे उन्होंने एक बिल्ली को आपने
कोई बिल्ली दिखाई बच्चे को और बच्चे ने देखा कि बिल्ली के भाई 4 पैर हैं, उसके बाद तो यहाँ पर एक स्कीमा उसके अंदर बना है बिल्ली को लेकर कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं। या कोई ऐसा बच्चा जिसने बोला कि जो दूध है वो एक ATM मशीन से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उसका स्कीमा बन गया। मान लीजिए वो आपके साथ कहीं दूध लेने गया और उसने देखा कि जो अंकल हैं उन्होंने एक मशीन थी, बूथ पर एक मशीन थी जिससे उन्होंने दूध निकाला, तो अब उसको लगा कि जो दूध आता है वो एक मशीन से आता है, तो उसके अंदर एक स्कीमा बन गया। लेकिन अब ये स्कीमा जो है वो कभी कभी डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है, जब उसका स्कीमा रियल लाइफ सिचुएशन से मैच नहीं करता, और फिर जब उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं या कुछ चीज़ें डिडक्ट होती हैं तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है। फिर इक्विलिब्रियम, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको अलग से भी एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के टॉपिक वाइज अलग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो आपके पेपर सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आगे बात करेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा 2, ठीक है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आकलन का वो ये होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जो भी संबंधित अवधारणाएं हैं उनके बारे में बच्चों की स्पष्टता क्या है, बच्चों की भ्रांतियां क्या है, उसको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या कंफ्यूजन है, उसको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्लैरिटी है, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं, और यही एकमात्र उद्देश्य भी होना चाहिए। उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका इसका सही आंसर 4 होगा कि इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है, अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। एक व्यक्ति में बहुत सारी इंटेलिजेंस हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस है, जैसे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया जो बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, ठीक है। आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस हो गया जो स्पेसेस का बहुत अच्छा नॉलेज है उनको। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस बहुत मल्टी डायमेंशनल है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई अगर एकेडमिक में अच्छा है तो वही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट एक मल्टी डायमेंशनल और इसमें कई सारी एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एबिलिटी का सेट है ये। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 है, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सोल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एंड और एन। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों, मतलब एक समस्या का, कोई इसके सामने एक समस्या खड़ी हुई है तो उसके लिए वो बहुत सारे सोल्यूशन जो है वो सोच लेती है, और उनमें से कई सारे सोल्यूशन जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक क्रिएटिव थिंकर है। कैसी थिंकर है, वो एक क्रिएटिव थिंकर है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकर की ही एबिलिटी होती है कि वो किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन सोच लेते हैं, और उनमें से बहुत सारे सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो रियल होते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 है, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इसका सही आंसर होगा, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। देखिए, अब जो NCF है वो भी यही कहता है, और जो नया शिक्षा नीति आई है वो भी यही कहती है कि कमी बच्चे में नहीं है। अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा तो कमी किस में है, सारी कमी टीचर की स्ट्रैटेजी में है, टीचर में है। टीचर जो पढ़ा रही है, टीचर जो बच्चों के सामने कर रही है, कहीं ना कहीं जो उनके साथ टीचिंग लर्निंग एड का इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं कमी किस में है, उनमें है, ठीक है। बच्चे में कोई कमी नहीं है। तो जब भी ऐसा हो कि कोई बच्चा ऐसी डिप्राइव ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और वो लेस पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, तो कहीं ना कहीं टीचर की जो स्ट्रैटेजी है वो बायस है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसको अपनी टीचिंग को देखना चाहिए और वेज फाइंड करने चाहिए कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है कि उसे एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हर टाइप का बालक आपको मिलेगा, बालिकाएं आपको मिलेंगी। तो एक टीचर को एक्टिवली इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स को प्रिपेयर करना चाहिए। किसको समझते हुए, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको समझते हुए इसे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेंगे तभी तो डिफरेंशिएटेड जो आपके इंस्ट्रक्शन से दे पाएंगे, ताकि बच्चों के जो पार्टिसिपेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, और उसकी लर्निंग को अच्छे से कराया जा सके। नेक्स्ट है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड। डिसलेक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम देखी जाती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो आप खुद को समझ में आ जाएगा कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश एग्जाम में कुछ नहीं होता कॉम्पिटिटिव, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में करिए, हिंदी में आ रहा है हिंदी में करिए, आंसर कुल मिला के सही होना चाहिए। तो 15 का सही आंसर होगा आपका 3, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। जैसे ही आपने पठन वैफल्य देखा होगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसको रीड करने में दिक्कत होती है, धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता उसमें देखी जाती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 16 का आपका सही आंसर होगा अ राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। आपका जो मतलब एक अधिकार है, बच्चे का एक अधिकार है कि भाई एक इंसान होने के नाते हर बच्चे का अधिकार है कि उसे राइट एजुकेशन जो मिले, एक बेसिक एजुकेशन है उसको एटलीस्ट मिले, इसीलिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी है 6 to 14 ईयर ऑफ एज के चिल्ड्रंस के लिए। तो ये एक राइट बेस्ड अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर ही इसका जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो कि राइट टू एजुकेशन में दिया गया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, किसी भी डिसेबिलिटी के बेस पर हम उसे अलग थलग नहीं कर सकते। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। जो संरचनावादी ढांचा है उसमें अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, मीनिंग मेकिंग, मतलब अर्थ को बनाना, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। कहीं ना कहीं जो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, मीनिंग मेकिंग करते हैं, उस प्रोसेस पर ये फोकस करता है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क है, संरचनावादी जो ढांचा है। आगे बात करेंगे नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जो भी उसकी मतलब अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे ने जो एक कह सकते हैं कुछ सिद्धांत बना रखे हैं, उसके लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो 4th होगा, शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। अगर बच्चे ने कोई गलत स्कीमा बना लिया, अभी आपने देखा कि बच्चे ने क्या सोचा कि जो ATM मशीन है उसी से दूध निकलता है, ठीक है, तो अब बच्चे का ये एक्सपीरियंस है, उसने एक थ्योरी बना ली, एक सिद्धांत बना लिया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपने अंदर, तो उसको सही कैसे करना चाहिए। क्या उसको डांट देना चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, उसे रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, उसे रीज़न देना चाहिए। शुड बी चैलेंज, उसको काउंटर एविडेंस, उस चीज़ का प्रूफ देकर उसके जो स्कीमा है उसको चैलेंज करें और उसको एग्जाम्पल दें, ताकि प्रतिकूल प्रमाण दें, उदाहरण दें, ताकि बच्चे को समझ में आए कि अच्छा ये चीज़ अगर ऐसी है तो क्यों है, केवल रटवा ना दे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। और चुनौती का मतलब ये नहीं कि मारना पीटना शुरू कर देना चाहिए, चुनौती का मतलब ये है कि उसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ उदाहरण के थ्रू, कुछ प्रेजेंटेशन के थ्रू उसके स्कीमा में जो एडिशन है वो चीज़ करनी चाहिए। आगे बात करेंगे चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो 19 का सही आंसर होगा आपका गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। हमें बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी है। बच्चों के अनुभव को जब तक हम प्रमुखता नहीं देंगे, जब तक उनको एक प्रायोरिटी नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो उतनी आसानी से चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं या जब भी हम अपनी टीचिंग करते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा कि हमसे हमेशा कहा जाता है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को आप टेस्ट करें और उसके बाद उससे लिंक करके अपने टॉपिक को पढ़ाएं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 है इमोशन एंड कॉग्निशन आर, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका बहुत आसान सा आंसर होगा इंटरविवन विद, मतलब सन्निहित है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमारे इमोशंस जो होते हैं वो हमारे संवेग होते हैं वो हमारे संज्ञान पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। अगर आप काफ़ी दुखी हैं तो आपका जो मानसिक कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो आप मानसिक तौर पर जो काम कर रहे हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी से जो काम कर सकते हैं, उतने अच्छे तो उस चीज़ को नहीं कर पाते। जैसे आप बहुत गुस्से में हैं तो गुस्से में आपकी जो कॉग्निशन पावर है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो आपके इमोशंस आपके कॉग्निशन को काफ़ी हद तक, आपके संज्ञान को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हैं, इनको एक दूसरों से अलग नहीं किया जा सकता। और ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो कई बार पूछा गया है घुमा घुमा के। फिर बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज।
लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। अधिगम जो है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो पियाजे भी यही बात बोलते हैं और वाइगोस्की भी यही बात बोलते हैं कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है, बाय एक्टिव एंगेजमेंट। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। पर प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आपका 1 होगा। ये एक इफेक्टिव वे है कॉन्सेप्चुअल चेंज को इनकरेज करने के लिए कि बच्चे का जो भी स्कीमा है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट, अगर उसके कुछ गलत कॉन्सेप्ट हैं तो जब आप उसको एग्जाम्पल्स देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्चुअल चेंज को इनकरेज करते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 है रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर आपका 4 होगा कि ये डिक्रीज कर देता है चिल्ड्रन के नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को जो लर्निंग में इन्वॉल्व है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जो होती है, जिज्ञासा होती है, कम होती है। आपने सुना होगा कि अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा डराओ तो एक टाइम बाद वो डरना भी बंद कर देता है। इवन जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में बच्चे जितना डरते हैं उसके बाद वो उतने ही ज़्यादा रूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि अगर आप बच्चे को बार बार रिवॉर्ड और पनिशमेंट देकर ये कोशिश करोगे कि वो पढ़ता रहे, अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करता रहे, तो धीरे धीरे उसका जो नेचुरल इंटरेस्ट होगा, जो क्यूरियोसिटी होगी जो उसके अंदर होनी चाहिए बीइंग अ चाइल्ड, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रभावी तरीका नहीं है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताने हैं। 2-3 ऑप्शन आपके सामने हैं कि चारों सही हैं, दोनों सही हैं, आपको सब बताना है। आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आंसर देखेगा। तो आपका इसका सही आंसर 2 होगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है, आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर 2 होगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये एक बहुत ही मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करता है। कोऑपरेटिव मतलब सहयोगात्मक जो अधिगम पर्यावरण होता है, और जो सतत और समग्र मूल्यांकन है CCE, ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावी तरीका है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो 25 का सही आंसर आपका 4 होगा। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर जब उपलब्ध कराएंगे टीचर्स कि बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करें, डिस्कशन करें, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन और एक्सप्लोरेशन के थ्रू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी बच्चे सीख जाएंगे आसानी से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों की एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता के बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित बच्चों को कर सकती है? तो 26 का जो सही आंसर होगा वो 4 होगा कि वो बच्चों को इनकरेज करे कि वो इनिशिएटिव गसेस करें, किसी भी कोई प्रॉब्लम है उसके बाद उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में डिफरेंट तरीके से सोचें और उनमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ही है कि आपके सामने कोई टॉपिक दे दिया, उसके बारे में आपको सोचने को कहा, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे सॉल्व, मतलब गेस करें। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए कहें, प्रोत्साहित करके, और उसी पर आधारित विचार मंथन करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग उनसे करवाएं, मंथन करवाएं, ताकि वो इफेक्टिव लर्निंग कर पाएँ, है ना। बच्चों को एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बना पाएँ कि वो एक प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन जो है वो सोच सके बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग। उन्हें अपॉर्चुनिटी दे इस चीज़ की, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दे पाए तो मारना पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो 27 का सही आंसर आपका होगा 1। जो आपकी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड होती है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? इस नहीं वर्ड पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करिए क्योंकि अक्सर यहाँ बच्चे गलती कराते हैं। तो 28 का सही आंसर 4 होगा कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल है और कल्चरल कंटेंट
डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। विकास जो है वो सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। ये बिल्कुल गलत बात है कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल है और जो कल्चरल कंटेंट है हमारी सांस्कृतिक संदर्भ में वो इसे प्रभावित नहीं करते। ऐसे कैसे हो सकता है? कल्चर बिल्कुल प्रभावित करता है डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये बात गलत है इसके बारे में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? जो विभिन्नताएं हैं उनका प्राथमिक कारण क्या है? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 50 बार पूछा गया है सीटेट के पेपर में और जितने भी टेट एग्जाम है, कि भाई जो एक इंडिविजुअल होता है वो अकेला एनवायरनमेंट या हेरिडिटी का नहीं, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रोडक्ट है। कुछ चीज़ों में हेरिडिटी ज़्यादा प्रभावी होती है और कुछ चीज़ों में एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो 29 का सही आंसर आपको मैंने बता दिया। 29 का सही आंसर आपका 4th होगा। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो 30 का जो आपका सही आंसर होगा वो 3 होगा। आपका स्कूल और मीडिया जो है वो सेकेंडरी है, जबकि परिवार जिसमें भी लिखा है वो आपके पहले समाजीकरण सोशलाइजेशन एजेंसी के रूप में काम करते हैं। आई होप तो कि आज का भी सेशन आपको पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं। उसके अलावा ईवीएस के अभी बहुत ही अच्छे महामैराथन आने वाली है, आपको उसका PDF भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि जो नीडी लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमारे चैनल से हमारी जो भी अर्निंग होती है वो हम गरीब बच्चों की पढ़ाई में, गरीब बच्चों की मदद करने में लगाते हैं। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। नमस्कार।